बच्चों चैप्टर का नाम दीजिए कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट। उसमें लिखो हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हाँ, नया यूनिट। हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर by three methods. Heat can transfer from one point to another by three methods: conduction, comma, radiation, and convection. and convection. तो पहला बताया मैंने कंडक्शन, दूसरा मैंने बताया रेडिएशन या कन्वेक्शन। इन तीन तरीकों से हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो हम एक यूनिट पहले डिस्कस करेंगे दो क्लास में कंडक्शन ऑफ हीट का। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इन कंडक्शन ऑफ हीट, इन कंडक्शन ऑफ हीट, बेटा एक मिनट कर, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट। Conduction of heat, the heat will transfer from, in conduction of heat, the heat will transfer from hot to cold end, from hot to cold end through a मीडियम से। एग्जाम्पल यहां देखो, ये रॉड है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ ठंडा है। इसको गर्म पे रखा हुआ है, इसको ठंडे पे रखा हुआ है, तो हीट यहां से यहाँ ट्रांसफर करेगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो कहने का एम ये है कि कंडक्शन ऑफ हीट में a medium is required. A medium is required. अगला पॉइंट लिखो, at hot end the electrons will vibrate with more kinetic energy. The electrons will vibrate with more kinetic energy. These electrons will collide. These electrons will collide with the neighboring electrons. These electrons will collide with neighboring electrons and will transfer the heat energy. And will transfer the heat energy. बिल्कुल ठीक है भाई, जहां पे हॉट होगा वहां के इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाइब्रेट करेंगे
और वो टकराएंगे तो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। गुड कंडक्टर्स ऑफ करंट are generally good conductors of heat. Good conductors of current are generally good conductors of heat. तो अब देखो कंडक्शन थ्रू रॉड। एक रॉड लेते हैं, सराउंडिंग से ये इंसुलेटेड है, सराउंडिंग से इंसुलेट किया हुआ है। ये हॉट है, ये कोल्ड है, तो हीट ट्रांसफर हो रही है। अब एक सेक्शन लिया हमने, मतलब ये सेक्शन लिया जिसकी थिकनेस dx है और टेम्परेचर डिफरेंस dt। टेम्परेचर डिफरेंस dt, ठीक है बेटा। तो एक्सपेरिमेंट करा गया और देखा गया कि कितनी हीट निकल रही है पर सेकेंड। dq बाई dt जो है ये इससे पास होने वाला, मतलब ये रॉड से कितनी हीट निकल रही है पर सेकेंड, वो देखा गया। एक तो एरिया के प्रोपोर्शनल है, साथ में देखा गया वो जो टेम्परेचर डिफरेंस है यहां से, मतलब ये जो सेक्शन है किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन दिस, मतलब जैसे ये सेक्शन एक लिया तो ये कुछ थिकनेस है, तो इन दो के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है डिवाइड बाय द थिकनेस, इसके प्रोपोर्शनल आ रहा था। सही भी तो है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट जाएगी पर सेकेंड, अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी हीट ट्रेवल करेगी। इस टर्म को, पूरे टर्म को बोला जाता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब क्या टेम्परेचर का चेंज है पर यूनिट लेंथ। ऑब्वियसली हॉट से कोल्ड जाओगे तो टेम्परेचर गिरेगा, तो कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर यूनिट लेंथ, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये जो बेटा पूरा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आया, ये प्रोपोर्शनल हटा, एक कांस्टेंट आया के नाम का। जो के है ये कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, थोड़ा लिखवाऊंगा। डायग्राम बनाओ पहले, जस्ट मेक योर डायग्राम। थोड़ा मैं डिक्टेट करूंगा थ्योरी में। डायग्राम बनाओ। बना लिया सर। लिखो, द रॉड इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। There is temperature difference between the ends of the rod. There is temperature difference between the ends of the rod. Our aim is
to find, our aim is to find the rate of flow of heat through a section of width dx, by experimentally experiment. ठीक है, अब उसमें लिखो the temperature difference for this section of thickness dx, for this section of thickness dx is dt. The rate of flow of heat through this section is found experimentally, and the result obtained is ये लिखो यहां तक, ये वाला पार्ट, इतना लिखो। जब वो लिख लो तो बता देना। लिख लिया? यस सर। अब लिखो, फिर ये वाला पार्ट लिखो। लिख लिया? यस सर। अब उसमें लिखो द थर्मल कंडक्टिविटी depends on the material,
Depends on the material. मटेरियल पे डिपेंड करता है. Depends on the material. It will not depend. It will not depend on the physical size of the rod. It will not depend on the physical size of the rod. Good conductors of heat have high thermal conductivity. Good conductors of heat have high thermal conductivity. मुझे बताओ, अब यूनिट लिखूंगा के का बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट. देखो ये हीट तो हो गया जूल पर सेकंड. ठीक है सर. ये लेंथ का है मीटर. एरिया नीचे आ गया मीटर स्क्वायर. केल्विन या डिग्री सेल्सियस जो चाहो वैसा लिख लो. तो अल्टीमेटली ये बना जूल सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस. जूल अपॉन सेकंड वॉट. ये डिग्री सेल्सियस लिख लो या केल्विन लिख लो, बात एक ही है. केस केल्विन भाई, इससे पे ये कंफ्यूज मत हो जाना के तो मैं डिग्री लिख देता हूँ. लगा रहा हूँ. लिख मुंह खोल के देख ले. ऋषित लिखो इसमें द यूनिट लिखो पहले. लिखो लिख लिया. अच्छा लिख रहे होगे. सर ये थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट है ना. हाँ बेटा के की. लिख लिया सर. डायमेंशन तुम कर लोगे. इसको मैं एक और यूनिट में लिख सकता हूं वैसे तो. लिखो बेटा. लिखा. यस सर. टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखो फिर से एक बार, मतलब लिखेंगे परिभाषा. fall of temperature per unit length.
अब सुनिएगा थोड़ा वापस से। अब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है, बस उसको समझ लेंगे फिर इजी लगने लगेगा सब। अब देखो, यहां देखो मेरी तरफ। सपोज करो ये एक रॉड है, ठीक है, सराउंडिंग से इंसुलेटेड है, यहां और यहां ओपन है। अभी इसको हमने टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन नहीं किया, सब जगह का टेम्परेचर अलग अलग है अंदर की सेम है, पहले बता दो। अभी अंदर हर जगह का टेम्परेचर क्या अलग अलग होगा कि सेम होगा? अरे कुछ तो बोल रहे यार। सर सेम। हाँ तो जवाब दो ना, सेम होगा। अब मैंने यहाँ पे 100 डिग्री कर दिया, 100 डिग्री पे रखा, और यहाँ पे चलो 0 डिग्री पे रख दिया। क्या होगा इनिशियली, मतलब एकदम से जब रखेंगे, इनिशियली हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग, heat will start flowing, and every portion of the rod will also absorb some amount of heat. Initially सभी जगह का कुछ कुछ सेक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बचे हुए पोर्शन को आगे भेजता जाएगा। But after a certain time, when a steady state is achieved, then only heat transfer will take place, and no part would be absorbing any heat. That is called steady state. वापस आपने रॉड को रखा, यहाँ 100 यहाँ 0, हीट फ्लो हुई, सपोज यहाँ से हीट फ्लो नहीं चालू हो रही, तो एवरी पोर्शन इज एब्सॉर्बिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एंड ट्रांसफरिंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट, एंड ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट विल बी इंक्रीजिंग, सभी जगह का गर्म होने लग जाएगा। बट आफ्टर सर्टेन टाइम व्हेन अ स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड, then no portion of the rod will absorb heat, it will only transfer, and in that state the temperature of every section will stop increasing. जैसे आपने एक बर्तन को रखा गैस के ऊपर, उसका एक हैंडल है, शुरू में क्या होगा, हैंडल का पूरा धीरे धीरे करके सब गर्म होने लग जाएगा, और जहां पे फ्लेम है वहां ज्यादा गर्म है और यहाँ कम है। पर कुछ समय के बाद जो रॉड का ये जो हैंडल है, वहां के जो भी टेम्परेचर हो गए वो कांस्टेंट हो गए, पर बढ़ना बंद हो गए हैं। आर यू गेटिंग? ये तो है नहीं कि गर्म होती चली जाती है रॉड हैंडल। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, लिखो व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड, थ्योरी लिखो, व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड initially every portion of the rod will absorb heat, will absorb a part of heat, and transfer the rest. Initially every part of the rod will absorb heat, and the temperature
of every section and the temperature of every section will increase. सर हाँ बोलो। सर वो अभी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी थोड़ी देर के लिए, आप हल रिपीट कर दोगे? नहीं, मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि समझाना मुश्किल है। एवरी सेक्शन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया, हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग, एवरी सेक्शन ऑफ रॉड विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एंड ट्रांसफर द रेस्ट। मतलब जब शुरू होगा तो जो हीट मूव करेगा, हर पार्ट थोड़ा थोड़ा हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बचे हुए को ट्रांसफर कर देगा। और इनिशियल टाइम पे क्या ऋषित, मैंने क्या स्टेटमेंट लिखवाया था? When temperature difference is maintained, initially every portion of rod absorbs some amount of heat and transfers the rest. अच्छा, during this initial time the temperature of each section will increase. Temperature of each section will increase. After certain time, steady state is achieved. Steady state is achieved. In this condition, the temperature of each section will become constant. And will stop increasing. In steady state, no section will absorb heat उस स्टेडी स्टेट में फिर कोई पोर्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। In steady state, the heat transfer will be same at all sections. मतलब फिर हर जगह जो हीट फ्लो हो रही होगी वो सेम होगी। बस यही पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है समझाना भी, और कोशिश कर रहा हूं समझाने की। रुको, मैं बोलना ये चाहता हूं तुमसे कि आप जैसे ये आपने शुरू में रॉड को रखा, सपोज करो यहाँ पे कुछ 80 डिग्री सेल्सियस है या 10 डिग्री सेल्सियस है। शुरू के टाइम पर सभी जगह का टेम्परेचर बढ़ेगा, सभी जगह का टेम्परेचर गर्म होने लगेगा थोड़ा। और हर पोर्शन टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे हीट जा रही है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बचे हुए को आगे भेज रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, बचे हुए को आगे भेज रहा है। तो शुरू के समय पे सब जगह का जो हीट ऑफ फ्लो है वो सेम नहीं है।
बट कुछ समय के बाद कोई भी पोर्शन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बस वो हीट को आगे ट्रांसफर करता जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल है। एक अभी दीवार बनाई गई, ईंट से सीमेंट लगाकर दीवार बनाएगी फ्रेश। आपने ऊपर तराई करने के लिए पानी डाला, यहाँ पे पानी डाल रहे हो, कॉन्स्टेंटली डाल रहे हो, पानी नीचे आ रहा है, हर पोर्शन पानी को थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर रहा है, पर थोड़ी देर के बाद तुम पाओगे कि ये पानी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा, हर जगह का पानी का जो फ्लो होगा वो सेम होगा। दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो ऑन सिमिलर लाइंस रॉड में भी कुछ समय के बाद जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो हर जगह सेम हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। समझ में आया? दिव्या बेटा समझ में आया? मरदनी समझ में आया? कुछ समय के बाद हर जगह जो रॉड का हीट फ्लो करेगा वो सेम होगा, बस इतना मैं बताना चाहता हूँ, और टेम्परेचर बढ़ने बंद हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो मैं आगे चलूंगा बेटा। आ गया सर। ठीक है, अब हेडिंग डालो। इसी अब हो गया। अब मेन मतलब जो समझाने वाला पोर्शन था वो थोड़ा जिसमें दिमाग लगता है वो ये, अदरवाइज कोई समझाता भी नहीं था। अब इसमें लिखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन यूनिफॉर्म रॉड। इन यूनिफॉर्म रॉड। सर कौन सा लॉ? लॉ तो बोला ही नहीं मैंने, मैंने बोला रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन यूनिफॉर्म रॉड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन यूनिफॉर्म रॉड है। सपोज ये हॉट एंड है, टेम्परेचर T1 T2, स्टेडी स्टेट में क्या हीट फ्लो कर रहा है। तो कोई एक सेक्शन लेता हूं पहले तो, रॉड की लेंथ L है, इतना बना लो पहले, मैं निकालूंगा कितना फ्लो हो रहा है यूनिफॉर्म रॉड में, फॉर्मूला बना लो। बना लिया? एक मिनट सर। बना लिया सर। अब बेटा देखो, मुझको ये बताओ, स्टेडी स्टेट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हर जगह सेम है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, हमने जो रॉड ली यूनिफॉर्म, तो ए इज सेम एट ऑल सेक्शंस। ए हर जगह सेम है एट ऑल सेक्शंस, ठीक है, हमने यूनिफॉर्म रॉड ली। ये बताओ एलएचएस तो सब जगह, यहाँ हर जगह के लिए जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो सेम है, ए सेम है। दिस मीन्स दैट for uniform rod,
इन स्टेडी स्टेट दिस इज सेम एट ऑल सेक्शन। ये तो सब जगह ये तो सेम होना ही है स्टेडी स्टेट में। अच्छा, रॉड यूनिफॉर्म है, ए सेम एट ऑल सेक्शंस, सेम एट, ठीक है। दिस बेटा ये तो हर जगह के लिए सेम है, ये सेम है, मतलब फिर हर जगह का फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ सेम ही होगा। दिस मींस दैट फॉर यूनिफॉर्म रॉड dt by dx will be same at all sections। इतना लिखो पहले, फिर आगे बताऊंगा जो फॉर्मूला बनने वाला है फ्लो ऑफ हीट के लिए। लिख लिया सर। अब ये बताओ, जब हमने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते थे या कोई भी चीज, जब कोई चीज कांस्टेंट है, जब कोई चीज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वैल्यू सेम एज एवरेज वैल्यू। अगर मैं बोलता हूं मेरी स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर पर सेकंड, तो मेरी एवरेज स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होगी और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड होगी। अगर मैं बोलता हूं माय एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस बताऊंगा वो भी 4 होगा और एवरेज बताऊंगा तो वो भी 4 होगा। इसी तरीके से dt by dx जो है ये हर जगह का सेम है, हर जगह का सेम है। तो ये एक तरीके से dt by dx तो इंस्टेंटेनियस हुआ क्योंकि स्मॉल सेक्शन के लिए ले रहे हो। ये एवरेज के बराबर होना चाहिए। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? ये यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर T2 और लेंथ L, तो एवरेज निकालोगे तो ये आएगा। अरे सर अब समझ में आ गया फॉर्मूला। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म रॉड मैंने आपके सामने बना दिया। यूनिफॉर्म रॉड के लिए लिख लो, उसमें लिखो पहले सिंस, उसमें ऐसे लिखो सिंस टेम्परेचर ग्रेडियंट, since temperature gradient is same at all sections, then its value will be same as average value। लिख लो। लिखा? लिख लिया सर। ओके, तो मेरा फॉर्मूला बन गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर यूनिफॉर्म रॉड
This is the formula for the rate of profit for uniform rod. अगर रॉड नॉन यूनिफॉर्म हो, फॉर एग्जाम्पल नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें dq by dt is still same at all sections. But temperature gradient is not same at all sections. इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो लिख लो dq by dt तो तब भी हर जगह सेम होगा, बट dt by dx हर जगह का सेम नहीं होगा. लिखो लिख लिया. Yes, sir. अच्छा, आपका जो यूनिफॉर्म रॉड है ना बेटा, उसमें ये जो यूनिफॉर्म रॉड आपने बनाया था, चाहो तो उसका ग्राफ टेम्परेचर के साथ यहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेते. चलो यही ले लेता हूँ. ये हॉट एंड था T1. जैसे से यहाँ जाओगे T1 हॉट है, यूनिफॉर्म रेट पे फॉल हो रहा है टेम्परेचर. ये लो, फॉर यूनिफॉर्म रॉड है ये. बना लो. बताना अगर लिख लिया हो तो. लिखा. Yes, अब sir. इसमें एक चीज और देख लो, सवाल चालू कर सकते. थ्योरी वाला पार्ट हो गया, अब आसान हो गया चैप्टर. इसके बाद चैप्टर क्या है, ये तो एक पार्ट है, पर मैंने तो अपनी किताब में अलग चैप्टर बनाया है इसका. यूनिफॉर्म रॉड में सपोज ये T1 है, ये T2 है, ये L है. अब मुझे सपोज करो यहाँ पे पता करना है क्या टेम्परेचर है, तो मैं लिख दूंगा T1 माइनस T2 अपॉन L, T1 माइनस T अपॉन X. लिख लो, इससे निकल आएगा. लिख लिया बेटा जी. सवाल दें. So 2 minutes.
अब चलो एक सवाल करेंगे बेटा, था नहीं क्या? डायग्राम बनाओ। Find the rate of flow of heat in the rod. Find the, करो अपने आप करो जरा कोशिश। बताओ क्या होगा? चलो हम बताएं। पहले ध्यान दो, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ठीक है, एरिया भी सेंटीमीटर में, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100, बट ध्यान देना ये लेंथ मीटर में दिया हुआ है बेटा, जबकि सेंटीमीटर में काम करना है। ये गलती ना करना, बस यही बताना था। सर बट के की वैल्यू के में दी है ना, मतलब केल्विन में दी है ना। बेटा डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस होता है वही केल्विन में भी होता है यार, उसमें तो फर्क नहीं होता ना बेटा कोई। इसका बी पार्ट, फाइंड टेम्परेचर एट डिस्टेंस, find temperature at distance 20 centimeter from the hot end. Find temperature at distance 20 centimeter from hot end. तो कैसे करें? चलो टी मान लिया, दिस मान 100 हो गया, 100 कर लो। एक क्वेश्चन और दूंगा,
यहाँ आइस, यहाँ 100 डिग्री। पहला पार्ट, what is the rate of flow of heat? What is the rate of flow of heat? पहला पार्ट तो ये है, निकालो। सर 1600 कैल पर सेकेंड। सेंटीमीटर में तो ठीक है, एरिया दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस हो गया 100, लेंथ भी सेंटीमीटर में लिखनी पड़ेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका बी पार्ट, how much ice will melt in 10 seconds? तो कैसे करेंगे देखो, 10 सेकंड में कितनी हीट पहले फ्लो हुई, पहले दिस इज हीट फ्लो पर सेकंड, 10 सेकंड में कितनी कैलोरी हीट चली गई यहां से यहाँ, इज इक्वल टू ml। इफ यू रिमेंबर दिस, कैलोरी में है 80, 200 ग्राम मेल्ट हो गई। सर ये समझ नहीं आया। कौन सा पार्ट बेटा? सर यही वाला। तुम पहले निकालो, मैंने पूछा 10 सेकंड में कितनी आइस मेल्ट होगी, तो 10 सेकंड में पहले हीट कितनी गई, दिस इंटू 10, इतनी चली गई। और हमने यस सर। कैलोरीमेट्री पढ़ा था, अब तुमने, मुझे पता नहीं तुमने अटेंड किया था कि नहीं, मिस तो नहीं किया था कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में हमने पढ़ा था ना कि ml लगता है फॉर्मूला फॉर फ्यूजन, m इंटू एल, एल होता है 80 फॉर। अच्छा सर। आज इतना ही कराएंगे बेटा, कल का टाइम